कहानी शुरू करने से पहले इसके मुख्य पात्रों, उनके पारिवारिक रिश्तों और उम्र के अंतर को थोड़ा समझ लेना बेहद जरूरी है, ताकि आप पूरी कहानी के ताने बाने को सहजता से महसूस कर सकें। कहानी में हमारा मुख्य पात्र राखाल, राजू, सविता नाम की महिला को नतूनमा, नई मां कहकर पुकारता है। असल में सविता जी अपने से उम्र में काफी बड़े और अधेड़पति ब्रजबिहारी बाबू की दूसरी पत्नी बनकर उस घर में आई थी। 13 साल पहले जब राखाल 11 वर्ष का एक बेसहारा अनाथ बालक था, तब 22 से 23 वर्ष की युवती सविता जी ने उसे एक मां की तरह स्नेह और आश्रय दिया था। उस समय उनकी अपनी एक 3 वर्ष की नन्ही बेटी भी थी, रेणु। बाद में पारिवारिक परिस्थितियों और साजिशों के चलते सविता जी को वो घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद ब्रजबिहारी बाबू ने तीसरा विवाह कर लिया। आज 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब ये कहानी आगे बढ़ रही है, तब राखाल की उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष है और सविता जी, नतूनमा, की उम्र 35 से 36 वर्ष के आसपास है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कहानी के परिदृश्य को समझ सकें, कहानी समझ सके आगे चलकर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राखाल और तारक की नई नई मित्रता को अभी मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे, पर दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि आप से तुम पर आने में देर नहीं लगी। दोपहर के 2:30 बजे तारक के आने की बात थी। एक बेहद जरूरी सलाह करनी थी, लेकिन 3 बज चुके थे और तारक का कहीं कोई अता पता नहीं था। राखाल बेचैन होकर कमरे में टहल रहा था। बेचैनी सलाह के लिए नहीं, बल्कि इसलिए थी कि ठीक 3 बजे उसे खुद भी बाहर निकलना था। भवानीपुर के एक संभ्रांत परिवार में शाम को महिला सम्मेलन था, जहां कई विदुषी युवतियों के आने की संभावना थी। गृहस्वामी ने खुद राखाल को बुलावा भेजा था। अगर वह समय पर न पहुंचता तो भारी अनर्थ हो जाता। जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दाढ़ी मूछ संवार कर, रेशमी गंजी, सिल्क का कुर्ता, सलीके से चुन्नट की हुई देसी धोती और चादर सब तैयार थे। खाट के नीचे पॉलिश किए हुए पंपशू चमक रहे थे और मेज पर सोने की चेन वाली कलाई घड़ी रखी थी। चाय की प्याली ठंडी हो चुकी थी, पर दोस्त का कोई सुराग नहीं था। राखाल ने मन ही मन तय किया कि अब और इंतजार नहीं, दरवाजे पर ताला लगाकर निकल ही पड़ेगा। पर कहीं न कहीं पैर रुक रहे थे। बेचैनी में वह चप्पल पहनकर नुक्कड़ तक चक्कर लगा आया। लौटकर चाय का घूंट भरा और कसम खाई कि बस ये आखिरी घूंट, इसके बाद चाहे जो हो वो निकल पड़ेगा। राखाल का परिचय भी बड़ा दिलचस्प था। कोई उससे पूछता तो वह खुद को सन्यासी मिजाज आदमी कहता। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। रिश्ते नातेदारों का उसे ठीक से पता न था। आजकल वह पटलडांगा में किराए के एक कमरे में रहता था। कमरा भले ही सीलन भरा था, पर रोशनी की कोई कमी नहीं थी। कमरे में अच्छा पलंग, बिछावन, मेज कुर्सी और किताबों व कीमती कपड़ों से भरी अलमारियां थी। घर के कामकाज के लिए एक बुढ़िया थी, जिसे वो लाड से नानी कहता था। राखाल सुबह 1-2 छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और बाकी दिन सभा समितियों में बीतता। वह खुद को साहित्यकार कहता। ताज्जुब की बात यह थी कि किसी पत्रिका में उसकी रचनाएं नहीं छपती थी, पर उसकी अलमारी में दर्शन, विज्ञान, साहित्य की मोटी मोटी किताबें भरी थी। कांट, स्पिनोजा, डेस्कार्टेस से लेकर न्यूटन, आइंस्टीन, होम्योपैथी और मार्क्स तक हर विषय पर वह ऐसे धारा प्रवाह बोलता मानो प्रकांड पंडित हो। दुनियादारी की समझ भी ऐसी कि सब दंग रह जाते। लोग उसकी बातों पर मुस्कुराते भी और श्रद्धा से झुक भी जाते। पर एक बात सब मानते थे कि राखाल दिल का बेहद उदार और परोपकारी है। तभी अचानक कमरे में तारक दाखिल हुआ। राखाल ने झुंझलाकर कहा, वाह भाई, इसे कहते हैं जरूरी सलाह। अब मुझे निकलने दो, देर हो रही है। तारक ने शांत भाव से कहा, तो फिर सलाह रहने दो। कल सुबह मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। शायद फिर कभी या बहुत दिनों तक मुलाकात न हो। राखाल चौंक कर कुर्सी पर बैठ गया। मतलब?
क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है, बर्दवान जिले के एक गांव के नए हाई स्कूल में हेडमास्टरी। हाई स्कूल? वेतन क्या है? 90 रुपए और रहने के लिए एक छोटा सा मकान। राखाल हंस पड़ा। धोखा है सब। भला 100 रुपए के करीब कोई इतनी आसानी से दे देगा? अनजानी जगह, अर्जी का जवाब। सब फर्जीवाड़ा लगता है। तारक ने मिन्नत भरे स्वर में कहा, 10 मिनट बैठो भाई। सच हो या झूठ, मुझे आज रात की गाड़ी से जाना ही होगा। रोज तुमसे मिलने की ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन न देखूं तो दम घुटने लगता है। राखाल की आंखें नम हो आई। तारक ने अपनी उंगली से सोने की एक पुरानी अंगूठी उतारी और राखाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे 20 रुपए उधार थे भाई। राखाल ने बीच में ही टोकते हुए अंगूठी खिड़की से फेंकने की कोशिश की, पर तारक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, ये गिरवी नहीं रख रहा, इसकी कीमत 10 रुपए भी नहीं होगी। ये तो मेरी एक निशानी है जो तुम्हारे हाथ में रहेगी। उसने जबरदस्ती वह अंगूठी राखाल की उंगली में पहना दी। राखाल का मन भारी हो गया। महिला सभा की सारी उत्सुकता पल भर में गायब हो गई। आईने में दोनों दोस्तों का अक्स दिख रहा था। एक तरफ गोलमटोल, गोरे रंग का सरल हृदय राखाल, और दूसरी तरफ लंबा, दुबला, सांवले रंग का गंभीर तारक, जिसकी आंखों में एक गहरा ठहराव और भरोसा झलकता था। राखाल ने कहा, तारक, सच कहूं तो तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। हाई स्कूल संभालना कोई खेल नहीं है। तारक मुस्कुराया। उन्हें बस यूनिवर्सिटी की डिग्री की मुहर चाहिए थी, जो मेरे पास है। पढ़ाने का जिम्मा मेरा है, पास होना छात्रों की किस्मत। तभी आईने में दोनों ने एक तीसरी परछाई देखी। कमरे के बीचों बीच एक अपरिचित महिला आकर खड़ी हो गई थी। गौरवर्ण, छरहरा बदन, चेहरे पर गरिमा और ललाट पर सुहाग का सिंदूर, बदन पर रेशमी साड़ी और बेहद सादे गहने। उनकी उम्र ढलती जवानी के मुहाने पर थी, पर उनका व्यक्तित्व सम्मोहित कर देने वाला था। राखाल कुर्सी से उछल पड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। नतूनमा, आप। उसका प्रणाम जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। महिला ने स्नेह से उसकी ठुड्डी छूकर चूम ली। राखाल जमीन पर बैठ गया और तारक भी उठकर पास खड़ा हो गया। राखाल ने विस्मय से कहा, अचानक पहचान ही नहीं पाया। मां, आपके वे लाल किनारी वाली साड़ी के पल्लू से ढके पैर, बिल्कुल वही रूप। महिला हल्की सी मुस्कुराई और पूछा, राजू, ये तुम्हारा नया दोस्त है? क्या नाम है? तारक चटर्जी। पर आप कैसे जानती हैं? सुना था तुम दोनों में बहुत गाढ़ी दोस्ती है। फिर उन्होंने तारक की ओर देखकर कहा, तारक बाबू, क्या आप सचमुच आज ही गांव जा रहे हैं? तारक ने हाथ जोड़कर कहा, नतूनमा, आपने राखाल राज का राज तो रख लिया, पर मुझे पराया बाबू बना दिया। ये बाबू हटाना होगा। महिला ने मुस्कुराकर सहमति दी, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी और गंभीरता छा गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजू, आजकल तुम उस घर में नहीं जाते क्या? जाता हूं मां, पर कुछ दिनों से काम में फंसा था। रेणु का कल ब्याह है, मालूम है तुम्हें? क्या? किसने कहा? हां, आज सुबह ही हल्दी की रस्म हो गई, पर यह ब्याह तुम्हें रोकना होगा। राजू, क्यों मां? लड़के का दादा पागल होकर मरा, एक बुआ पागल है और बाप भी लगभग विक्षिप्त है। ऐसे खानदान में लड़की को नहीं सौंपा जा सकता। तो क्या बाबूजी ने पड़ताल नहीं की? तुम तो उन्हें जानते ही हो। लड़का देखने में ठीक है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है। घटकों की बातों पर उन्होंने भरोसा कर लिया। तुम अभी बाग बाजार जाओ, लड़के के मामा के पास। वही असल करता धरता है। उन्हें लड़की की मां का पूरा इतिहास बताकर यह रिश्ता तोड़ने को कहो। मुझे यकीन है बात बन जाएगी। अगर न बने तो फिर मैं देखूंगी। मैं रात 11 बजे फिर आऊंगी। राखाल तड़प उठा, पर मां, बात खुल गई तो फिर आगे रेणु का ब्याह कभी नहीं हो पाएगा। न हो बेटा, वो भी इस नरक से बेहतर है। जाते जाते उन्होंने तारक की ओर देखा और कहा, तारक,
तुम राजू के दोस्त हो, अगर नुकसान न हो तो 2 दिन मत जाओ, ये मेरा अनुरोध है। तारक कुछ बोल न सका। नतून मां चुपचाप सीढ़ियां उतरकर चली गई। राखाल ने कपड़े बदले और तारक से कहा, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। तारक ने भी अपना जाना टाल दिया। दोनों ने चाय नाश्ता मंगाया और मेज पर आमने सामने बैठ गए। तारक ने पूछा, राखाल, ये सब क्या है? कौन है ये नतूनुमा? राखाल ने गहरी सांस लेकर अपनी पुरानी यादों के पन्ने खोले। तारक, जब मैं 10-11 साल का था, मेरे पिता हैजे से चल बसे। बेसहारा होकर मैं बाबू लोगों के घर गया, जहां उनकी मजली बेटी सबिता, नतूनमा, पूजा में आई हुई थी। दालान में वह तिल बीन रही थी। मुझे देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपने आंचल से 50 रुपए निकाल कर दिए और मुझसे पूछा, मेरे साथ मेरे ससुराल चलेगी बेटा? मैं उनके साथ चला गया। वह घर बहुत बड़ा और संपन्न था। उनके पति यानी बाबूजी उम्रदराज, सीधे सादे और ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले इंसान थे। नतूनुमा ने मुझे अपने सगे बेटे की तरह पाला। मुझे स्कूल भेजा, हर सुख सुविधा दी। मैंने मैट्रिक पास किया, कॉलेज में दाखिला लिया। सब कुछ परियों की कहानी जैसा चल रहा था। राखाल की आवाज रुंध गई, आंखें छलक आई। उसने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, फिर अचानक सब बिखर गया। उन दिनों कोलकाता से उनका एक दूर का रईस रिश्तेदार, रमणी बाबू, अक्सर घर आया करता था। हंसी मजाक का रिश्ता था, पर घर की औरतों और रिश्तेदारों के मन में मैल आ गया। बाबूजी के कान भरे गए, पर वे इतने सीधे थे कि उन्होंने कभी शक नहीं किया। लेकिन घर के भीतर एक गहरी साजिश चल रही थी। एक रात अचानक शोर शराबे से मेरी नींद खुली। बाहर देखा तो आंगन में लालटेनें जल रही थी। बाबूजी के चचेरे भाई नवीन बाबू एक कमरे की सांकल बाहर से बंद करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रमणी बाबू, दरवाजा खोलो, हम अंदर देखेंगे। बाबूजी सिर झुकाए स्तब्ध बैठे थे और घर के सब लोग जमा थे। डर के मारे मेरा दम घुटने लगा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और सबिता मां, रमणी बाबू का हाथ थामे बाहर निकल आई। उन्होंने निडर होकर भरी सभा में कहा, कोई इनके शरीर को हाथ मत लगाना। हम अभी इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। पूरा घर सन्न रह गया, जैसे किसी पर बिजली गिर गई हो। जब वे दोनों मुख्य दरवाजा पार कर रहे थे, तब बाबूजी फूट फूट कर रो पड़े और पुकारा, नतुनभू, तुम्हारी रेणु यही छूट गई। कल मैं उसे क्या जवाब दूंगा? पर मां ने मुड़कर नहीं देखा। वे बिना एक शब्द कहे हमेशा के लिए उस घर की दहलीज लांघ कर अंधेरे में विलीन हो गई। उस दिन रेणु कुल 3 साल की थी और आज वो पूरे 16 की हो चुकी है। इन 13 बरसों बाद आज अचानक मां अपनी बेटी को एक भारी विपत्ति से बचाने के लिए प्रकट हुई थी। इतनी देर बाद तारक ने एक गहरी सांस खींचकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मां ने इन 13 सालों में अपनी बेटी को अपनी आंखों की ओट नहीं होने दिया। और शायद सिर्फ बेटी को ही नहीं, तुम लोगों में से भी किसी को नहीं। राखाल ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी यही लगता है भाई। तारक ने थोड़ा तल्ख होकर कहा, ऐसी घटनाओं पर घृणा होना तो स्वाभाविक ही है राखाल। राखाल को यह बात चुभ गई, पर वह चुप रहा। फिर बोला, उस हादसे के बाद गांव में रहना मुमकिन नहीं था। बाबूजी यानी ब्रजबाबू सब समेटकर कोलकाता आ गए। यहां उन्होंने तीसरा ब्याह किया और यही बस गए। मैं भी साथ आ गया। बुआ ने मुझे निकालने की पूरी कोशिश की, पर बाबूजी ने मेरा पक्ष लिया और मुझे अपने पास ही रखा। फिर तुम वो घर छोड़कर यहां क्यों आ गए? तारक ने पूछा। वहां अब निभना मुश्किल था। राखाल ने संकोच से कहा, बाबूजी की नई ससुराल वाले हावी हो गए। नए साले साहब यानी छोटे मामा का घर पर पूरा दबदबा हो गया। उन्होंने मुझे एक इशारे में बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वही मामा रेणु के इस पागल लड़के से रिश्ते के करता धरता है। तारक ने जोर देकर कहा, तो फिर तुम्हें इसी वक्त जाकर ब्रजबाबू से बात करनी चाहिए। नतूनुमा रात 11 बजे आएंगी, तो तुम उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? दोनों ने तय किया कि वे ब्रजबाबू के घर जाएंगे।
शाम को राखाल और तारक पहुंचे, पर बात नहीं बन सकी। ब्रजबाबू किसी न्योते में बाहर गए थे और मामाजी पेट खराब होने की वजह से जल्दी सो गए थे। लौटते वक्त चुपके से रेणु से 2 पल की बात हुई तो राखाल ने कह दिया कि वह कल शाम को फिर आएगा। जब राखाल अपने कमरे पर लौटा तो दरवाजे पर एक पर्ची मिली। आज मुलाकात न हो सकी, कल शाम 5 बजे आऊंगी। नमा। अगले दिन शाम 5 बजे दोनों दोस्त चाय पीते हुए नतुनमा का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच स्त्रियों के स्वभाव और नतुनमा के व्यक्तित्व को लेकर थोड़ी नोकझोंक भी हुई। ठीक 5 बजते ही दरवाजे पर आहट हुई। राजू, अंदर आ सकती हूं बेटा? दोनों तुरंत खड़े हो गए। राखाल ने झुककर प्रणाम किया और तारक ने भी श्रद्धा से हाथ जोड़े। राखाल ने कल की सारी बात बताई कि ब्रजबाबू घर पर नहीं मिले थे, इसलिए आज शाम वे दोनों फिर जाने वाले हैं। नतुनमा कुछ देर चुप रहीं, फिर मन की झिझक मिटाकर धीमे से पूछा, राजू, रेणु अब दिखने में कैसी लगती है? राखाल ने बनावटी गुस्से से कहा, यह कैसा सवाल है मां? नतुनमा की बेटी कैसी होगी, ये भी कोई पूछने की बात है? बस रंग थोड़ा सा बाप पर गया है, बाकी पूरी आप जैसी है। बेटी का जिक्र सुनते ही मां की आंखें छलछलाई। तारक इतने गौर से नतुनमा को देख रहा था कि उनकी सादगी, आवाज की मिठास और छिपे हुए आत्मसम्मान ने उसके मन के सारे पूर्वाग्रह धो डाले। नतुनमा ने चिंतित होकर पूछा, राजू, क्या तुम्हें लगता है कि यह ब्याह रुक पाएगा? तुम्हारे काका बाबू कुछ सुनेंगे नहीं? राखाल ने बेपसी से कहा, उनकी अपनी आंखें और कान अब कहाँ रहे मां? वे तो मामा की आंखों से देखते हैं और नई पत्नी के कानों से सुनते हैं। सारा दिन ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तभी बाहर गली से एक आवाज गूंजी, अरे भाई, क्या ये राजू का कमरा है? और अगले ही पल दरवाजा धकेलकर एक अधेड़ सीधे सादे सज्जन कमरे में दाखिल हुए। अरे राजू, मिल गए तुम? मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं ढूंढ पाऊंगा भी या नहीं। पर जैसे ही उनकी नजर अलमारी की ओट में खड़ी महिला पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। कुछ पल एकटक देखने के बाद उनके मुंह से निकला, नतुनभू, तुम? राखाल का चेहरा डर और शर्म से फक पड़ गया। उसे लगा कि अभी यहां भारी बवंडर उठेगा, पर ब्रजबाबू के चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं आई। वे एक सरल मुस्कान के साथ बोले, अरे, तुम सब ऐसे क्यों सहम गए, जैसे कोई सिपाही अधमका हो? नतुनभू ही तो है, बैठो बैठो, अच्छी तो हो। ब्रजबाबू खुद एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और बोले, नतुनभू, जरा अपने इस राजू का चेहरा देखो। इसे लगा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया तो तलवारें खिंच जाएंगी और कमरे का सामान टूट फूट जाएगा। उनकी इस निश्चल बात पर राखाल और तारक ही नहीं, खुद नतुनमा भी पल्लू की ओट में मुस्कुरा दी। तारक समझ गया कि यही सरल हृदय ब्रजबाबू है। नतुनमा दूर हटकर बैठ गई। ब्रजबाबू उत्साह से बोले, जानती हो नतुनभू, परसों हमारी रेणु का ब्याह है। लड़का बहुत सुंदर, पढ़ा लिखा और खाते पीते घर का है। कोलकाता में ही 4 मकान है। जब दिल चाहेगा बेटी दामाद से मिल सकेंगे। मुझ जैसे सीधे इंसान के बस का तो ऐसा रिश्ता ढूंढना नहीं था। ये सब तो मेरे गोविंद की कृपा है। ये कहकर उन्होंने श्रद्धा से हाथ माथे से लगा लिए। वे अपनी ही धुन में बेटी के सुनहरे भविष्य की बात कर रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो रिश्ता असल में कितना भयानक नरक था। ब्रजबाबू का पूरा चेहरा एक मासूम और आत्मसंतुष्ट चमक से दमक रहा था। कमरे में हर कोई सन्न रह गया। किसी में इतना कलेजा न था कि ये कड़वे सच का पत्थर फेंककर उनके इस सुनहरे भ्रम को चकनाचूर कर दे। ब्रजबाबू अपनी ही रौ में बोलते चले गए, हमारे इस राखाल राज को तो सिर्फ चिट्ठी भेजकर नहीं बुलाया जा सकता था, इसे तो खुद आकर ही पकड़ना था। इसके बिना मेरा काम कौन संभालेगा? कल रात जब रेणु ने बताया कि राजू आया था और आज शाम फिर आएगा, तो मैंने तय कर लिया कि अब देरी नहीं करनी। आज दोपहर ही निकल पड़ा। न जाने किसका मुंह देखकर निकला था कि एक काम के बहाने मेरे सारे काम पूरे हो गए। उनका इशारा साफ था कि अनजान में ही सही,
ब्याह से पहले बेटी को उसकी असली मां का अप्रत्यक्ष आशीर्वाद मिल गया था। राखाल ने बड़ी संजीदगी से पूछा, निकलते वक्त क्या घर पर छोटे मामाजी दिखे थे? ब्रजबाबू हंस पड़े। क्यों भाई, वे बड़े भाग्यवान आदमी हैं ना, शायद उनका मुंह देखकर निकले हों। नतुनमा ने तिरछी नजर से राखाल को देखा और मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। ब्रजबाबू बोले, राजू, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं। रिश्ते में वे नतु नबहू के भी तो भाई लगते हैं। बहनों से भाई की बुराई बर्दाश्त नहीं होती। देखो, शायद बुरा मान गई, तभी तारक से रहा न गया। उसने पूछ ही लिया, निकलते वक्त आपने मां दुर्गा का नाम तो नहीं लिया था? ब्रजबाबू चकराए, अरे नहीं, मैं तो हमेशा गोविंद का नाम लेता हूं। तारक बोला, तभी तो यात्रा सफल रही। दुर्गा का नाम लेते तो खाली हाथ लौटना पड़ता। राखाल ने कल वाली बात हंसते हुए बताई कि कैसे दुर्गा नाम लेने से उनका काम बिगड़ गया था। ब्रजबाबू ने भी हंसी मजाक में अपने बचपन का एक किस्सा सुना दिया कि कैसे बचपन में भुने हुए चने, फूट कढ़ाई खाने की आदत की वजह से नानी कहा करती थी कि बुढ़ापे में बीवी भाग जाएगी, और आज सच में वही हुआ। इस मजाक पर तारक और राखाल शर्म से पानी पानी हो गए। नतुनमा ने हल्की डांट के साथ टोका, बच्चों के सामने ये सब क्या कह रहे हो? फिर उन्होंने बात बदलते हुए कहा, राजू, जिस बात के लिए कल गए थे वो बताओ। राखाल ने झिझकते हुए साफ कह दिया, काका बाबू, रेणु का ब्याह उस घर में किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ब्रजबाबू का सारा मजाक हवा हो गया। वे चौंक कर सीधे बैठ गए। क्यों? राखाल ने जब लड़के के परिवार के पागलपन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला तो ब्रजबाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, नतु नभू, क्या ये सच है? नतुनमा ने सिर हिलाकर कहा, हां, ये सच है। ब्रजबाबू गहरे सोच में डूब गए। काफी देर बाद बेपसी से बोले, पर अब कोई चारा नहीं है। परसों ब्याह है, हल्दी और आशीर्वाद हो चुका है। अब एक दिन में नया लड़का कहां से लाऊं? नतुनमा ने कहा, यह रिश्ता तुम्हारा ढूंढा हुआ तो है नहीं। जिन्होंने तय किया है उन्हें हुक्म दो कि इसे तुरंत रोकें। ब्रजबाबू ने हताशा से सिर झुका लिया। वे मेरी बात क्यों सुनेंगे? मैं हुक्म चलाना नहीं जानता। पराए तो छोड़ो, सच बताओ नतुनभू, क्या तुमने कभी मेरी बात सुनी? इस चुभते हुए ताने पर नतुनमा ने लज्जा से सिर झुका लिया। पूरा कमरा एक भारी सन्नाटे में डूब गया। दोनों पुराने जख्मों के बोझ तले दब गए। माहौल को हल्का करने और उन दोनों को थोड़ी तन्हाई देने के लिए राखाल ने चालाकी से कहा, मां, आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, मैं अभी नुक्कड़ से लेकर आता हूं। और वो जबरदस्ती तारक का हाथ खींचकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। पति पत्नी आमने सामने थे। इतने सालों बाद बिना किसी तीसरे की मौजूदगी के उनका रिश्ता अपने नंगे और दर्दनाक रूप में सामने आ खड़ा हुआ था। नतुनमा ने भीगी आंखों से कहा, मेजो करता, मुझे माफ कर दो। ब्रजबाबू ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि माफी मुमकिन है? सिर्फ इसलिए कि तुम दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, पर तुम कर सकते हो। ब्रजबाबू ने एक ठंडी सांस ली। माफी मत मांगो नतुनभू। जब तक जीऊंगा ये दर्द और अभिमान मेरे सीने से नहीं जाएगा। पर मैंने कभी तुम्हें दिल से शाप नहीं दिया। उस दिन सबने मुझे अंधा और मूर्ख कहा क्योंकि मैंने साजिश रचने वालों की गंदी बातों पर यकीन नहीं किया था। तुमने घर संभाला, सब कुछ संवारा, पर एक सवाल मुझे हमेशा कचोटता है, इतने करीब होकर भी क्या तुम सच में मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाई? उस रात आखिर हुआ क्या था? नतुनमा ने थरथराते होठों से कहा, आज नहीं मैं जो करता। इसका जवाब मैं कभी न लिखूंगी, न मुंह से कहूंगी। जिस दिन मैं खुद से समझ पाऊंगी, तुम भी जान जाओगे। बस आज आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हें यह समझा सकूं। तभी बाहर से राखाल और तारक पान का डिब्बा लेकर लौटे। ब्रजबाबू ने कहा कि उन्होंने 13 साल पहले ही पान छोड़ दिया था। बातचीत का रुख फिर रेणु के ब्याह पर मुड़ा। ब्रजबाबू ने साफ कह दिया कि अगर नतुनभू नहीं चाहती
तो उस घर में शादी नहीं होगी। पर राखाल ने आगाह किया, काका बाबू, छोटे मामा यानी हेमंत बाबू इतने सीधे नहीं हैं। वे आसानी से नहीं मानेंगे। वे इतने दबंग हैं कि पहले भी आप पर हाथ उठा चुके हैं और आपको हफ्तों बिस्तर पर रहना पड़ा था। जब तक वे और उनकी मां उस घर पर काबिज हैं, आपका वहां सुरक्षित रहना मुश्किल है। यह सुनकर नतुनमा की आंखों में अंगारे दहक उठे। उन्हें यह जानकर गहरा धक्का लगा कि जिस घर की वे कभी मालकिन थी, वहां उनके सीधे सादे पति पर इस तरह जुल्म हो रहे हैं। कमरे में तनाव चरम पर था कि तभी बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। राखाल ने दरवाजा खोला तो एक बंगाली नौकर बदहवास अंदर घुसा और चिल्लाया, मां, जल्दी चलिए, बाबू बहुत गुस्सा हो रहे हैं। गाड़ी नीचे खड़ी है। ब्रजबाबू शर्म से मुंह फेर कर बैठ गए। नतुनमा ने पूछा, क्या हुआ? वे क्यों बुला रहे हैं? नौकर घबराते हुए बोला, नीचे की किराएदारिन जीवन बाबू की पत्नी ने अफीम खा ली है, मरने की हालत में है। बाबू पुलिस के डर से दुकान भाग गए हैं। मकान आपका है, किराएदार आपके हैं, इसलिए आपको ही सब संभालना होगा। नतुनमा तुरंत उठ खड़ी हुई। जाने से पहले उन्होंने झुककर ब्रजबाबू के दोनों पैर छुए और माथे से लगाए। फिर वे तेज कदमों से नीचे उतर गई। राखाल भी स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उनकी मदद के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही राखाल के मन में कई तरह के डर समाने लगे। 13 साल बीत चुके थे। उस जमाने में रमणी बाबू राखाल को अच्छी तरह जानते थे। राखाल सोचने लगा कि न जाने रमणी बाबू उसके अचानक सामने आने पर क्या सोचेंगे, कहीं उनका शक और न बढ़ जाए। उसने नतुनमा से कहा, मां, कहिए तो मैं यही उतर जाऊं? रमणी बाबू मुझे देखकर कुछ गलत न समझ लें। नतुनमा ने शांत भाव से कहा, राजू, कोई क्या सोचेगा? इस डर से क्या एक मरती हुई औरत को छोड़ दे? तुम बड़े होकर भी नादान ही रहे। जब गाड़ी घर के सामने रुकी तो राखाल का अंदेशा सही निकला। रमणी बाबू दुकान नहीं भागे थे, बल्कि ऊपर की बालकनी में खंभे की आड़ में खड़े इंतजार कर रहे थे। गाड़ी की आवाज सुनते ही वे घबराए हुए नीचे उतरे। आ गई तुम? सुना तुमने जीवन की पत्नी ने क्या सत्यानाश। बोलते बोलते उनकी नजर राखाल पर पड़ी और वे ठिठक गए। नतुनमा ने कहा, राजू को नहीं पहचाना? हमारा राखाल। रमणी बाबू ने एक पल घूरा और फिर बोले, ओ राजू, इतने सालों बाद मिले हो भाई। पर देखो तो इस औरत ने क्या आफत खड़ी कर दी। पुलिस आएगी तो पूरे घर को घसीट ले जाएगी। मैं कितनी बार कहता हूं नतुनब हूं, ऐरे गैरे को किराए पर मत रखा करो। राखाल ने बीच में टोकते हुए कहा, आपने उन्हें अस्पताल भेजने का इंतजाम क्यों नहीं किया? अस्पताल? रमणी बाबू का मुंह सूख गया। अस्पताल ले जाते ही खुदकुशी का पुलिस केस बनेगा। पहले किसी वकील से सलाह लेनी होगी। नतुनमा ने बिना कोई वक्त गवाए उनकी कायरता भरी बातों को नजरअंदाज किया और राखाल का हाथ थामते हुए दृढ़ता से कहा, राजू, तुम मेरे साथ नीचे चलो, देखते हैं उस बेचारी के लिए क्या किया जा सकता है। फिर रमणी बाबू की तरफ मुखातिब होकर बोली, सैजो बाबू, आप ऊपर जाकर बैठिए, इस लड़के को लेकर मैं खुद सब संभालूंगी। मकान के निचले हिस्से में 3-4 गरीब और शरीफ किरानी परिवार किराए पर रहते थे। लकड़ी के तख्तों से बने छोटे छोटे रसोई घर, साझा नल और शौचालय। कम किराए की वजह से लोग यहां बरसों से टिके थे। बस जीवन चक्रवर्ती का परिवार नया था, जिसे आए मुश्किल से 2 साल हुए थे। उसी की युवा पत्नी ने आज अफीम खाकर यह बवाल खड़ा कर दिया था। अपनी कोई संतान न होने के कारण वो पूरे दालान के बच्चों को नहलाने, सुलाने और कपड़े सिलने का काम हंसते हंसते करती थी। पर किसी को कानो कान खबर न थी कि उसके पति की नौकरी छूटे महीनों बीत चुके थे और वो खुद भी हफ्ते भर से लापता था। जब नतुनमा और राखाल उस सीलन भरे कमरे में पहुंचे तो पुलिस के डर से बाकी पड़ोसी दुबके हुए थे। कमरे में गरीबी पसरी थी। दीवार के सहारे 2 छोटी चौकियां, 2-4 पीतल के बर्तन, एक टिन का बक्सा और फटी पुरानी बिछौने वाला तख्तपोश।
अधबेहोशी में पड़ी उस बहू ने पुरुष को देखते ही कांपते हाथों से सिर पर आंचल खींचने की कोशिश की। नतूनमा ने उसके आंसू पोंछते हुए भरे गले से पूछा, ये क्या किया बेटी? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सच बताओ, कितनी अफीम खाई है? पड़ोस की एक औरत ने बताया कि बहुत थोड़ी खाई है और शायद शाम के वक्त ली है। राखाल ने नब्ज देखी और आंखें जांचकर कहा, नतूनमा, घबराने की बात नहीं है। मैं गाड़ी में डालकर इसे तुरंत अस्पताल ले जाता हूं। वहां जान भी बच जाएगी और पुलिस का लफड़ा भी मैं संभाल लूंगा। नतूनमा ने सहमति दी। राखाल के हाथ में कुछ रुपए थमाए और घर की दासी को भी साथ भेज दिया। रास्ते में गैस की बत्तियों की रोशनी में राखाल उस मरणासन्न युवती का चेहरा देखता रहा। उसकी उम्र 19-20 साल रही होगी। भूखमरी और गरीबी से चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उस चेहरे पर एक गजब की गरिमा और असीम सम्मोहन था। बड़े घर की सजी धजी औरतों की बनावट के मुकाबले इस बेसहारा लड़की की सादगी ने राखाल के दिल को भीतर तक छू लिया। अस्पताल पहुंचकर जब राखाल स्ट्रेचर लाने दौड़ा तो उस लड़की ने धीमे से मना कर दिया और अपनी पूरी बची हुई ताकत बटोरकर दासी के सहारे खुद लड़खड़ाते कदमों से भीतर दाखिल हुई। राखाल ने अपनी सूझबूझ और पैसों के दम पर सारा कानूनी झंझट संभाला और इलाज करवाकर 4-5 दिनों में उस लड़की को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया। जब छुट्टी का दिन आया तो राखाल ने मुस्कुराकर कहा, अंग्रेजी कायदे से तो आपका नाम मिसेस चक्रवर्ती बनता है, पर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? लड़की ने बड़े भोलेपन से कहा, मेरा नाम तो शारदा है, पर आप मुझे आप मत कहिए, मैं बहुत छोटी हूं। तो फिर ठीक है शारदा, अब घर चलो। शारदा ने पूछा, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? मेरा नाम राखाल राज है। नतूनमा मुझे राजू कहती थी, तो मुझे राजू बाबू कह सकती हो। शारदा ने सिर हिलाकर सहज भाव से कहा, हमारे देहात में ब्राह्मण को देवता कहते हैं, मैं भी आपको देवता ही कहूंगी। राखाल ने हंसकर मान लिया, पर जब उसने घर चलने को कहा तो शारदा की आंखें झुक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, देवता, 3-4 महीने का किराया बाकी है, मैं घर का किराया कैसे दूंगी? उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पति लौटेंगे तो सब दे देंगे। शारदा ने दृढ़ता से कहा, वे नहीं लौटेंगे देवता, कभी नहीं। राखाल ने ससुराल या मायके जाने की बात छेड़ी तो शारदा ने दोनों से साफ इनकार कर दिया और उसके आंसू बहकर घुटनों पर टपकने लगे। रुंधे गले से उसने कहा, मैं क्या करूं? मुझे तो मरने भी नहीं दिया गया। राखाल ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें बंगाली लिखना पढ़ना आता है? शारदा का चेहरा खिल उठा। हां, मेरी लिखाई बहुत साफ है। तो फिर कोई फिक्र नहीं, मैं तुम्हें पांडुलिपियों की नकल करने का काम ला दूंगा। महीने के 15-20 रुपए आराम से मिल जाएंगे। शारदा के चेहरे पर अचानक जीने की एक नई उम्मीद और असीम कृतज्ञता की चमक दौड़ गई। राखाल जब शारदा को लेकर मकान पर लौटा तो नतूनमा की तलाश में ऊपर गया, पर दासी ने बताया कि मां बिना गाड़ी के पैदल ही कहीं बाहर निकल गई हैं। रमणी बाबू के बारे में पूछने पर दासी ने दबी हंसी के साथ कहा कि बाबू तो कभी कभार ही रात 9-10 बजे आते हैं, उनका अपना कोई अलग ठिकाना है। राखाल समझ गया कि अंदरूनी कहानी क्या है। नीचे दालान में पड़ोस की औरतें और बच्चे शारदा के लौटने की खुशी में जमा थे। कमरे का ताला खुला। शारदा ने दिया जलाया और राखाल से हाथ जोड़कर विनती की, देवता, 2 घड़ी मेरे कमरे में बैठिए, आपके पांव की धूल मेरे इस गरीब आंगन में पड़े। राखाल तख्तपोश पर बैठ गया और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर शारदा के हाथ में रखते हुए बोला, ये तुम्हारे लिखने के काम का कुछ पेशगी, एडवांस। शारदा ने संकोच से पूछा, देवता, आपके घर में और कौन कौन है? आप उन्हें शहर क्यों नहीं ले आते? राखाल मुस्कुराकर टाल गया, यहां मेरा घर नहीं, बस एक डेरा है। मैं अकेला ही रहता हूं और कामकाज के लिए एक बुढ़िया रख रखी है। शारदा ने पूछा, तो खाना कौन पकाता है? कोई बाभन महाराज? राखाल हंस पड़ा, अरे नहीं,
मुझ अकेले के लिए पूरा बाभन क्यों, कुकर में खुद ही चढ़ा लेता हूं। दाल भात अपने आप बन जाते हैं। बाद में बुढ़िया आकर बर्तन मांज देती है। शारदा ने फिर चाय और नाश्ते की बात छेड़ी तो राखाल ने प्यार से मना कर दिया और कहा कि आज उसे जल्दी निकलना है। जाते जाते शारदा ने सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, देवता, शुरू में शायद मुझसे लिखने में बहुत गलतियां होंगी, पर आप मुझ पर गुस्सा मत होना। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरे सिर पर कोई छत नहीं बचेगी। शारदा के इस निश्चल और सत्कार भरे व्यवहार ने राखाल के दिल को भीतर तक छू लिया। लौटते हुए वो सोच रहा था कि समाज की अमीर औरतों के दिखावे के मुकाबले इस बेसहारा लड़की का भोलापन कितना सच्चा और पावन है। डेरे पर पहुंचते ही राखाल को 2 चिट्ठियां मिली। पहली चिट्ठी ब्रजबाबू की थी, जिसमें लिखा था कि रेणु का ब्याह अभी रुक गया है और वे शनिवार शाम को खुद आकर पूरी बात बताएंगे। दूसरी चिट्ठी उस परिवार की थी जहां राखाल बच्चों को पढ़ाता था। उनके भतीजे का ब्याह दिल्ली में तय हुआ था और बारात का मुखिया बनकर राखाल को ही रविवार की रात दिल्ली रवाना होना था। रेणु का ब्याह रुकने की खबर पाकर राखाल बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वह नतुनमा को ये खुशखबरी देने गया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था, पर वे शनिवार को राखाल के कमरे पर आकर ब्रजबाबू से खुद मिलना चाहती हैं। वहां से लौटते वक्त राखाल नीचे शारदा के कमरे में गया। देखा तो वह बच्चों से कलम कागज लेकर बड़े ध्यान से लिखाई सुधारने का अभ्यास कर रही थी। शारदा की साफ लिखावट देखकर राखाल दंग रह गया। उसने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट शारदा के हाथ में थमाते हुए कहा, शारदा, मैं एक ब्याह के सिलसिले में 10-12 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूं। ये पैसे अपने पास रखो, लौटने पर तुम्हें ढेर सारा लिखने का काम दूंगा। शारदा ने कृतज्ञता से नोट माथे से लगा लिया। शनिवार की शाम को नतुनमा तय समय पर राखाल के कमरे में आ पहुंची। थोड़ी ही देर में ब्रजबाबू भी आ गए। नतुनमा ने झुककर उनके चरण छुए। ब्रजबाबू ने कुर्सी पर बैठते हुए बताया कि उन्होंने बहुत भारी विरोध और बवंडर के बावजूद रेणु का वह बेमेल ब्याह पूरी तरह तोड़ दिया है। फिर ब्रजबाबू ने गंभीर होकर कहा, नतुनभू, तुम्हारा जो पैसा मेरे कारोबार में लगा था वो मैंने बैंक में जमा कर दिया था। अब मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, इसलिए तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहे तो बेहतर है। तुम्हारे सारे गहने और 52,000 रुपए मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। नतुनमा ने सिर झुकाकर कहा, मैं जो करता वो सब आपका ही तो दिया हुआ था। अगर आपके कारोबार में लगता है तो लगने दीजिए। पर ब्रजबाबू ने इनकार कर दिया, नहीं, अब मुझमें किसी की अमानत का बोझ ढोने की ताकत नहीं है। अगले दिन रविवार की शाम राखाल के दिल्ली निकलने से ठीक पहले ब्रजबाबू एक सीलबंद टिन का बक्सा और 52,000 रुपए का चेक लेकर पहुंचे। उन्होंने वो बक्सा मेज पर रखते हुए कहा, नतुनभू, इसमें तुम्हारे सारे गहने हैं और ये तुम्हारा चेक। आज मैं इस भारी जिम्मेदारी से आजाद हुआ। नतुनमा की आंखों से आंसू टपक पड़े। पर आपने तो कहा था कि ये गहने रेणु पहनेगी। गहने तुम्हारे हैं नतुनभू। जब वो दिन आए तो तुम खुद उसे दे देना। राखाल की गाड़ी का समय हो रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बक्सा बांधने और टैक्सी बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में एक बार फिर दोनों अकेले रह गए। सविता, नतुनमा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। ब्रजबाबू ने धीरे से पूछा, क्या रेणु को एक बार देखना चाहती हो नतुनभू? नहीं, मैं जो करता मैं ये भीख नहीं मांगूंगी। तो फिर रो क्यों रही हो? मुझसे क्या चाहती हो? नतुनमा ने तड़प कर कहा, मैं कितने दिन और जीऊंगी मैं जो करता? आखिर मैं क्या लेकर जीऊं? ब्रजबाबू के पास इस बेपसी का कोई जवाब न था। वे चुपचाप खड़े सोचते रहे। तभी बाहर सीढ़ियों पर राखाल के कदमों की आहट सुनाई दी। सविता ने झटपट अपने आंचल से आंसू पोंछे और अगले ही पल राखाल कमरे का दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही कहा, नतुनमा, आपका ड्राइवर पूछ रहा था कि और कितनी देर लगेगी। चलिए, मैं भारी बक्सा आपकी गाड़ी में रखवा देता हूं। नतुनमा ने हल्की शिकायत भरे लहजे में कहा,
राजू मुझे विदा कर सके तो चैन की सांस ले, मैं तो उसके लिए एक बला हूं। राखाल ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मां के मुंह से ये शिकायत शोभा नहीं देती नतूनमा। ये रहा मेरा दिल्ली जाना रथ। बचपन की तरह आज फिर आपकी गोद में शरण लेता हूं। अब इस बेटे के कमरे से आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सविता लज्जा से सिमट गई। राखाल भी अपनी गलती समझ गया, पर सीधे सादे ब्रजबाबू ने इन बातों की गहराई पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सहजता से कहा, देर हो रही है नतूनब हूं। राजू बक्सा तुम्हारी गाड़ी में रखा है, तब तक मैं उसका कमरा संभालता हूं। राखाल बक्सा गाड़ी में रखवा आया और नतूनमा भारी मन से विदा हो गई। इसके बाद राखाल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली में शादी का सारा काम राखाल ने बड़ी खूबी से निभाया। उसके कामकाज और सलीके से सभी बेहद खुश हुए। दिल्ली प्रवास के दौरान कई लोगों ने राखाल को अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए पसंद भी किया। राखाल ने विनम्रता से बात टाल दी कि कोलकाता लौटकर वह अपने काका बाबू और नतूनमा की राय लेकर जवाब देगा। दिल्ली की इस यात्रा ने राखाल के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया था। उसे लगा कि वह भी समाज में किसी का सहारा बन सकता है, घर बसा सकता है। कोलकाता लौटते ही वह सबसे पहले शारदा से मिलने उसके कमरे पर गया, पर वहां ताला लगा था। एक बच्चे ने बताया कि वह ऊपर मालकिन के यहां गई है। राखाल जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां भारी दावत की तैयारियां चल रही थी। रमणी बाबू बहुत व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे और शारदा कमर में आंचल खोंसकर सामान सहेज रही थी। राखाल को देखते ही सविता पास आई। राखाल ने पूछा, नतूनमा, ये सब कैसा इंतजाम है? सविता कुछ बोलती, उससे पहले ही रमणी बाबू अपनी फूहड़ हंसी के साथ बोल पड़े, अरे राजू। नतूनबो ने औने पौने दाम में एक बहुत आंसू पोंछे और अगले ही पल राखाल कमरे का दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा, नैमा के आलीशान मकान के सामने कई गाड़ियां खड़ी थी और पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। ऊपर की मंजिल से साजबाज और महफिल की आवाजें गूंज रही थी। नैमा खुद मेहमानों के स्वागत में बहुत व्यस्त थी। राखाल भारी कदमों से ऊपर चढ़ा। नैमा ने जैसे ही उसे देखा, मुस्कुराते हुए पास आकर बोली, आ गए राजू? मैंने तो सोचा था तुम आओगे ही नहीं। चलो, अच्छा हुआ आ गए। देखो, इतने सारे मेहमान आए हैं, सब कुछ ठीक से देखना है। राखाल का मन अंदर से रो रहा था। वो मन ही मन तय करके आया था कि आज चाहे जो हो, नैमा से कुछ रुपयों की मदद मांगेगा, ताकि ब्रिज बिहारी बाबू के घर का खर्च चल सके और रेणु का इलाज हो सके। लेकिन नैमा को इतना खुश, सजे धजे और अमीरी की चमक दमक में डूबा देखकर उसका गला सूख गया। वह चाहकर भी अपनी जुबान से मदद की बात नहीं निकाल पाया। उल्टे नैमा ने उसे महफिल के इंतजाम में लगा दिया। रमणी बाबू अपने अमीर दोस्तों, वकीलों, बैरिस्टरों और सिंगापुर के अपने पार्टनर के बीच बैठकर इतरा रहे थे। राखाल ने एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सब कुछ देखा। उसने देखा कि जिस औरत को वो अपनी मां जैसी मानता था, वो इस झूठी शान शौकत और दिखावे के दलदल में कितनी गहरी उतर चुकी है। खाने पीने का दौर शुरू हुआ। राखाल ने सबका मान सम्मान रखते हुए काम संभाला। जब सब खा पी कर जाने लगे तो नैमा ने प्यार से राखाल को पास बुलाकर कहा, राजू, तूने तो कुछ खाया ही नहीं, बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूं। लेकिन राखाल के गले से निवाला नीचे उतरना नामुमकिन था। उसे बार बार उस टूटे फूटे सीलन भरे कमरे में बुखार से तपती रेणु और बेबस थके हुए ब्रिज बिहारी बाबू का चेहरा याद आ रहा था। राखाल ने किसी तरह बात टालते हुए कहा, नहीं मां, मुझे अब निकलना होगा, बहुत रात हो गई है। नैमा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राखाल हाथ जोड़कर वहां से बाहर निकल आया। सड़क पर आते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे छुआ। उसके दोनों हाथ खाली थे, पर दिल जिम्मेदारियों के बोझ से भारी था। उसने खुद से कहा, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े या दिन रात मेहनत करनी पड़े, पर मैं काका बाबू और रेणु को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा।
उस रात राखाल देर तक कोलकाता की सुनसान सड़कों पर चलता रहा। उसने तय कर लिया था कि अगली सुबह होते ही वो सबसे पहले डॉक्टर विनोद को लेकर सीधे बृजबिहारी बाबू के नए डेरे पर पहुंचेगा। कल हम आपके सामने लेकर आएंगे इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी में आगे क्या होगा, पहले भाग में उठे कुछ सवालों के जवाब क्या मिलेंगे और कहानी किस नए मोड़ पर पहुंचेगी, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल आएगा इस कहानी का दूसरा भाग।